हेलो स्टूडेंट्स, देखिए आज हम प्रश्नावली 1.1 को कंप्लीट करेंगे। प्रश्नावली 1.1 मैंने आपको चारों उदाहरण समझा दिए हैं, अच्छी तरह से बताए हैं। आप इससे पहले के 2-3 वीडियो देखो, इसके बाद ये वीडियो आपको देखना है। सब कुछ मैंने पहले बता दिया। प्रश्नावली हमने स्टार्ट करिए 1.1 ओनली 7 क्वेश्चन है, 7 क्वेश्चन में आपको सोल्व करके बताऊंगा। सबसे पहला प्रश्न क्या है? पहला प्रश्न क्या है? पहले प्रश्न में आपको पूछा क्या है, मैं बुक से पढ़ के आपको बता देता हूं। निम्नलिखित, देखो बुक जो आपकी है वो अभी न्यू जो बुक है वही लेनी है, ठीक है। अभी तक अगर आपने परचेज, अभी तो ऐसे कोर्स आया नहीं है, सिलेबस जैसे आएगा आपको बुक मिल जाएगी स्कूल में। पहला प्रश्न क्या, मैं पढ़ के आपको समझा रहा हूं। प्रश्न क्या पहला, देखो, निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में लिखना है। अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में आपको लिखना, यानी ये सारी की सारी भाज्य संख्या है, इन भाज्य संख्याओं को अभाज्य गुणनखंड में लिखना है और अभाज्य गुणनखंड को भी गुणनफल में लिखना है। ये आपको क्वेश्चन में पूछा है। तो देखिए क्या है, सबसे पहले 140 के गुणनफल क्या होंगे। सबसे पहले हम इसका लघुत्तम निकालते हैं। देखो क्या आता है, 2 के पहाड़े से भागित होगा। 140 का आधा कितना होगा? 70 होगा। फिर 2 के पहाड़े से भागित होगा। 70 का आधा कितना होगा? आपको हाफ करना है, हाफ के अकॉर्डिंग आपको निकालना है। 70 का आधा कितना होगा? 35। फिर 2 के पहाड़े से नहीं जाएगा, सीधा ये किससे जाएगा? 5 के पहाड़े से। 5 सत्ते 35, फिर 7 के पहाड़े से 7 एकम 7। इसका मतलब 140 के गुणनफल कितने आ गए? 2 गुणा 2 गुणा 5 गुणा 7, और इसको क्या लिख सकते हैं? 2 की घात 2 गुणा 5 गुणा 7। ये आ गया। यानी आपको थोड़ा लैंग्वेज में लिखेंगे कि अतः 140 के अभाज्य गुणनखंड, अभाज्य गुणनखंड 2 की घात 2 गुणा 5 गुणा 7 है। अभाज्य गुणनखंड 2 की घात 2 गुणा 5 गुणा 7 है, क्योंकि इसमें हमने 2 को 2 बार यूज किया है, एक बार 5 आया और एक बार 7 आया, तो उसके अकॉर्डिंग आपको निकालना है। ये हमारा पहले प्रश्न का पहला प्रश्न कंप्लीट हुआ। दूसरा देखिए क्या है, 156 156 के आप गुणनफल करो। सबसे पहले 2 के पहाड़े से 2 अठे 16 होता, नहीं जाएगा। 2 सते 14, एक बचा, एक और 6 16, तो 2 अठे 16। फिर 2 के पहाड़े से 2 तिया 6 और 2 अठे 16, 2 नमा की 18। फिर 3 के पहाड़े से 3 एकम 3, 3 तिया 9। फिर 13 के पहाड़े से 13 एकम 13। यानी क्या आ गया है? 2 बार आया है, एक बार 3 आया है, एक बार 13 आया है। अब इसको हम गुणनफल में क्या लिखेंगे? 156 बराबर 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 13। इनको लिखेंगे हम 2 की घात 2 गुणा 3 की घात 1 गुणा 13 की घात 1। फिर वही बात, जैसे ये लाइन लिखी यहां पर, वैसे ही आपको लिखनी है कि अतः 156 के अभाज्य गुणनखंड, अभाज्य गुणनखंड, अभाज्य गुणनखंड क्या आ रहे? 2 की घात 2 गुणा 3 की घात 1, 13 की घात 1 है, यानी प्राप्त हुए। ये भी आप लिख सकते हैं, नॉर्मली है लिखो, कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए तीसरा, 3 8 2 5, इसका फैक्टर करेंगे हम। 3 8 2 5, 3 8 2 5, 3825। 3825 के गुणनफल क्या होंगे? देखिए इकाई के अंग 5 है, इकाई का अंग 5 है, मतलब 2 से विभाजित नहीं होगा, तो आपको 3 से स्टार्ट करना है। तो सबसे पहले हम 3 लेंगे। 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 2 बचा, 3 सत्ते 21, 1 बचा, 3 पंजे 15। फिर 5 आ रहा, मतलब फिर 3 से जाएगा। 3 चौक 12, 7, 3 दूनी 6, 1 और 5, 3 पंजे 15। फिर 5 आ रहा, 3 से जाएगा, 3 एकम 3, 3 नहीं जाएगा। फिर 3 से नहीं जा रहा है तो 5 लेंगे। 5 5 5 अठे 40, 42 है, तो 5 अठे 40, 2 बचा, 2 और 5 25, तो पाए पाए 25। फिर 5 बचा, 5 से होगा 5 एकम 5, 3 बचा, 5 सत्ते 35, 17, तो 17 एकम 17। अब ये आपका कंप्लीट हो गया, ठीक है। अब देखिए यहां पर इसके गुणनखंड क्या है, मैं यहां पे लिख रहा हूं
3825 के गुणनखंड क्या आ गए? 3 दो बार आ रहा है, 5 दो बार आ रहा है और 1 बार 17 आ रहा है। तो 3 गुणा 3 गुणा 5 गुणा 5 गुणा 17, इसको हम क्या लिखेंगे? 3 की घात 2 5 की घात 2 गुणा 17, क्योंकि 17 की घात 1 ही, क्योंकि 17 एक बार ही आ रहा है, इसलिए 17 को हम एक बार लिखेंगे। अब यह हो गया। अब तीसरा प्रश्न, जैसे हमने यहां पर लिखा है ऐसे आप इसको भी लिख दो कि अतः 3825 के अभाज्य गुणनखंड कितना है? 3 की घात 2 5 की घात 2 और 17 है। ये हमने कंप्लीट किया तीसरा भाग। अब इसी का चौथा भाग क्या है? 5005। 5005 के गुणनखंड आपको करने हैं। अब देखिए 5005 के गुणनखंड करने, तो 5005, अब इकाई का अंक 5 आ रहा है, या तो 3 से होगा या 5 से होगा, दोनों में से एक से ही होगा। तो आपको ये पता होना चाहिए कि 3 से होगा या 5 से होगा। तो 3 से देख लो, 3 से करेंगे तो 3 एकम 3, 2 बचे 20, 3 छक 18, 2 बचे 20, 3 छक 18, 2 बचे 25, 3 के पाड़े में नहीं आता है, तो मतलब 5 से स्टार्ट करेंगे। 5 से करेंगे तो 1001, 5 से कर दिया, फिर 5 से जाएगा नहीं क्योंकि इकाई का अंक 1 आ रहा है, तो ये 5 से नहीं तो 7 से जाएगा, क्योंकि अभाज्य संख्या ही आपको लेनी है। ठीक है, ये भी आपको ध्यान रखना है, अभाज्य संख्या ही लेनी है। अब देखिए 7 लेंगे तो 7 एकम 7, 3 बचेगा, 3 और 0 30, तो 7 चौक 28, 2 और 21, 7 के पाड़े से जा रहा है। 7 एकम 7, 3 बचा, 3 और 0 30, तो 7 चौक 28, 2 बचा, 2 और 1 21, तो 7 तिया 21। फिर 7 से नहीं जाएगा क्योंकि 3 आएगा, 7 दूनी 14 हो जाएगा, तो 3 बचेगा, 3 में भाग नहीं जाएगा। अब देखिए 143 आ रहा है, तो 143 किसके टेबल में आएगा? 143 क्या 11 से भाग हो रहा कि नहीं? देखो 11 से, 7 के बाद तो कौन सी अभाज्य संख्या आती है? 7 के बाद सीधी 11 आती है, 8 9 10 नहीं आता है, तो 11, तो 11 एकम 11, 1 3 और 3 33, तो 11 तिया 33, और 13 से तो 13 एकम 13। इसका मतलब 5005 के अभाज्य गुणनखंड क्या हो गए? 5 गुणा 7 गुणा 11 गुणा 13, कोई भी संख्या डबल नहीं आ रही है, तो इसको हम वैसे की वैसे रखेंगे क्योंकि कोई भी संख्या डबल नहीं है। ठीक है, तो वही लाइन लिखनी जैसे यहां लिख रहे हैं, इसमें भी लिखना है कि अतः 5005 के अभाज्य गुणनखंड 5 गुणा 7 गुणा 11 गुणा 13 प्राप्त हुए या है। अंतिम प्रश्न है 7429। ये एक प्रश्न आपको मैं दे रहा हूं। हाँ, एक और थोड़ा सा हिंट बता, 7429 थोड़ा सा मैं बता ही देता हूं इसके फैक्टर करके, क्योंकि इसके फैक्टर में आपके 11 तक भी नहीं आएगा, 13 के पहाड़ा से भी भागित नहीं जाएगा, ये सीधा जाएगा 17 के पहाड़े से, 17 के पहाड़े से जाएगा। अब 17 के पहाड़े से देखो, 17 का पहाड़ा बोलो जहां तक चुमुत्तर नहीं आए, 74, तो 74 आने के लिए 17 का पहाड़ा कितनी बार बोलेंगे हम? 17 का पहाड़ा बोलो, 17 कम 17, 17 34, 17 तिया 51, 17 चौक 78, 4 बार जाएगा। ठीक है, सॉरी, 17 का पहाड़ा 4 बार बोलो, 17 इंटू 4 करो, 7 चौक 28 का 8, 80 लगी 2, 68 होता है, 17 चौक 68, 17 चौक कितना हो गया? 68। अब देखिए 68 हो गया, 7 चौक 28 का 8, 80 2, 4 एकम 4, 4 और 2 6, 68, तो 68 तो कितना बचा यहाँ पर? चुमुत्तर में से 68 गए, तो चुमुत्तर में से 68 गए तो 4 बार गया है। ठीक है, चुमुत्तर में से 68 गए तो 68 69 70 6 बचे, 6 और 2 62, अब 62 है, फिर 17 का पहाड़ा 68 तो 4 बार आ रहा है, तो 62 कितनी बार आएगा बच्चों? 3 बार आएगा, तो 62 में आपको 3 बार लेना है, तो 62 में 3 बार आएगा, इसका मतलब 3 बार 62, तो 17 इंटू 3 करो, 7 तिया 21 का 1, 80 लगी 2, 3 एकम 3 और 2 5 51, 17 तिया 51, तो 51, इसका मतलब कितना बचा? 62 में से 51 गया तो कितना बचा? 62 में से 51 को माइनस कर दो, जैसे 62 है, 51 माइनस किया, 2 में से क्या देख, 6 में 11, लेकिन उधर क्या है? 9, तो 119, तो 119, तो 17 के पास 17, 4 बार में 68 आ रहा है, फिर 4 8 बार में कितना आएगा? 68 और 68, 8 दूनी 16 6, 138, तो यानी 119 से ऊपर जाएगा, इसका मतलब 7 बार लेंगे, 7 बार, तो 17 इंटू 7 7 7 49 9, 80 लगी 4, 7 4 11, 119 आ गया, इसका मतलब 17 के पहाड़े से कंप्लीट डिवाइड हुआ। क्या ये 17 के बाद इससे फिर 17 से भागित होगा? नहीं होगा, 17 दूनी 34 बचेगा, फिर 7 नहीं आएगा। तो अगला अभाज्य संख्या क्या है? 19, 19 से ले भाग लगाए, देखो
19 एकम 19, 19 दूनी 38, 2 बार जा रहा है 38, तो कितना बचा 39, 40, 41, 42, 43, 5 5 और 7 57, तो 19 तिया 57। अब लास्ट 23, तो 23 एकम 23। बस ये थोड़ा सा टफ रहता है, ये बच्चों को थोड़ा सा ध्यान रखना है कि 7429 के गुणनखंड क्या हुए, 7429 के गुणनखंड हमने किए तो सबसे पहले 17 से जाएगा, फिर आएगा 4 3 7, फिर 19 से जा रहा है, फिर आ रहा है 23 और फिर 23 से जाएगा तो 1। तो ये आपको ध्यान रखना है। तो इसके गुणनखंड क्या हो गए, इसके गुणनखंड हो गए 7429 के 17 गुणा 19 गुणा 23। इसका मतलब 17 19 23, तो यहां से आपका कंप्लीट हो गया। लिख सकते हैं एक एक ही घात है तो करके लिख सकते हैं 7429 के अभाज्य गुणनखंड 17 इंटू 19 इंटू 23 है। ये पहला प्रश्न आपका कंप्लीट हुआ है। मैंने नोट्स में सारे प्रश्न अच्छी तरह से सोल्व करके आपको समझाए हैं। अब देखिए पहला प्रश्न आपने नोट कर लिया है, आप वीडियो रोककर लिख सकते हैं, नहीं तो आप पीडीएफ से भी लिख सकते हैं। देखिए बच्चों, प्रश्नावली 1.1 का दूसरा प्रश्न हम हल करेंगे। दूसरे प्रश्न में आपको टोटल 3 प्रश्न हैं, लेकिन पहले मैं आपको प्रश्न पढ़ के समझाता हूं कि प्रश्न में आपको निकालना क्या है। प्रश्न में दे रखा है पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्मों के एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए। सबसे पहले आपको एलसीएम और एचसीएफ ज्ञात करना है इन दो संख्याओं का, एलसीएम और एचसीएफ। लेकिन उसके बाद फिर एक और चीज पूछिए, इसकी जांच कीजिए कि दो संख्याओं का गुणनफल जो बराबर होना चाहिए एलसीएम और एचसीएफ के गुणनफल के बराबर। यानी हम सूत्र कौन सा यूज करेंगे, दो संख्याओं का गुणनफल जो है वो इन्हीं दो संख्याओं के गुणनफल जो है वो एचसीएफ और एलसीएम के बराबर आना चाहिए। ये हम सूत्र यूज करेंगे जांच करने के लिए। तो सबसे पहले हम एलसीएम और एचसीएफ निकालेंगे। तीनों प्रश्न में सोल्व करके समझा रहा हूं। सबसे पहले 26 के देखो फैक्टर क्या होंगे, अभाज्य गुणनखंड क्या होंगे, 2 के पाड़े से 13, फिर 13 के पाड़े से 1, क्योंकि 2 के पाड़े से जाएगा 13 दूनी 26 और 13 के पाड़े से 13 एकम 13। 91 13 सत्ते 91 7 के पाड़े से जाएगा, 7 के पाड़े से 13 13 सत्ते 91 होता है, 13 सत्ते 91 तो 7 एकम 7, 2 बचा 7 तिया 21, फिर 13 के पाड़े से तो 13 एकम 13। ये हमने गुणनखंड किए। अब देखो इनके गुणनखंड गुणनफल के रूप में लिखेंगे। 26 को क्या लिखेंगे हम, 2 गुणा 13 और 91, 26 के बाद क्या है 91, 91 को क्या लिखेंगे 7 गुणा 13। अब देखिए एचसीएफ, सब में दो संख्या है, तो मेरा अपना जो डायरेक्ट मेथड है, जो शॉर्ट विधि है, बहुत इजी शानदार, उस तरीके से मैं सोल्व करूंगा इसको। एचसीएफ निकालते समय क्या करना है, जो संख्या दोनों में है, जो संख्या दोनों में आ रही है उसको आपको लेना। 13 आ रहा है, फिर कोई संख्या नहीं आ रही, इसका मतलब इसका एचसीएफ क्या हो गया 13। फिर निकालेंगे हम इसका एलसीएम। एलसीएम में क्या करना है बच्चों, जो एचसीएफ निकाला है उसको तो आप लिखना है और मल्टीप्लाई में जो गोले के अलावा बची हुई सारी संख्याएं आपको यहां पर लिखनी है, बस बाकी कोई बचा ही नहीं है। तो इन तीनों का मल्टीप्लाई 13 दूनी 26, 26 इंटू 7, तो 26 इंटू 7, 26 को 7 से मल्टीप्लाई, 7 छंग 42 के 2 हाथ लगे 4, 182। तो एलसीएम कितना आ गया, एलसीएम आ गया 182। अब जांच करनी है, तो बच्चों देखो जांच करनी है तो क्या करेंगे, जांच करने से हम लिखेंगे कि दो संख्याओं का गुणनफल, दो संख्याओं का गुणनफल जो है वो एचसीएफ और एलसीएम के गुणे के बराबर होना चाहिए। अब दो संख्याएं कौन सी है, 26 और 91। 26 गुणा 91 बराबर 91, एलसीएम और एचसीएफ तो 13 मल्टीप्लाई 182। 26 इंटू 91, देखो बच्चों 26 इंटू 91 करोगे तो 2366 आएगा, 2366, और इसका भी आंसर 2366 आएगा। आप 26 और 91 का गुणा करके देखना, 2366 ही आएगा। देखो मैं शॉर्ट मेथड से गुणा करके बताता हूं। 26 91, 6 एकम 6, फिर क्रॉस में गुणा करो, 2 एकम 2 और 6 नमा की 54, 54 और 2 56, 56 का 6 आशी लगी 5, 9 दूनी 18, 18 और 5 23, 2366। ठीक है, ये मैंने शॉर्ट तरीके से गुणा किया, बाकी आपके आ जाएगा गुणा करेंगे तो। अब देखिए
पहला प्रश्न हमारा कंप्लीट हुआ। अब दूसरा प्रश्न क्या है, इसी प्रकार ये जैसे हमने पहला किया है वैसे आपको दूसरा और तीसरा करना है। दूसरे में क्या है, 510 के आपको गुणनखंड करो और 92 के आपको गुणनखंड करने हैं। 510 तो 0 आ रहा है, इसका मतलब सबसे पहले किससे डिवाइड होगा, ये बच्चों 2 के पहाड़े से पहले डिवाइड होगा। तो 510 को पहले 2 के पहाड़े से करेंगे, 2 2 चौक 2 दूनी 4, 1 बचा, 2 पंजे 10, 1 बचा 0, 2 पंजे सॉरी 2 दूनी 4, 2 इंटू 2 4, 1 बचा, 2 पंजे 10, 2 पंजे 10, 255 255। फिर 2 के पहाड़े से नहीं जाएगा, 3 के पहाड़े से, 3 सते 21, 3 अठे 24, 8 बार और 3 पंजे 15। देखो कैसे, 3 अठे 24, 25 का 24 आ गया, 1 बचा, 1 और 5 15, तो 3 पंजे 15। फिर 2 3 से 3 दूनी 6 नहीं जाएगा, 5 से 5 एकम 5, 3 और 5 सते 35 और 17 से 17 एकम 17। ये आपका कंप्लीट हुआ। 510 के गुणनखंड क्या आ गए, 2 आया, 3 आया, 5 आया और 17 आया। अब 92 के गुणनखंड करेंगे हम, तो देखो इसको पहले 2 इकाई की संख्या 2 आ रही है तो 2 के पहाड़े से लेंगे हम 2 से, तो 2 चौक 8, फिर बचा 1 और 2, 2 छंग 12, फिर 2 से, 2 दूनी 4, 2 तिया 23 और 23 तो सिर्फ 23 के पहाड़े से ये भागित होता है, तो 23 एकम 23। अब देखो क्या आ गया, 510 के 2 गुणा 3 गुणा 5 गुणा 17 और 92 के 2 गुणा 23। दोनों में जो कॉमन है वो आपको लेना है, तो दोनों में कॉमन क्या आ रहा है, एचसीएफ में 2 आ रहा है, यस। फिर 2 है, इधर 2 नहीं है, इधर 23 इधर 23 नहीं, बस कोई कॉमन संख्या नहीं है, तो एचसीएफ तो इसका आ गया 2। अब एलसीएम में जो एचसीएफ आया वो लिखना है, गोले के अलावा बची हुई सारी संख्याएं लिखनी है। 2 एक बार, 3 और 5 17 23, तो 3 5 17 और 23। ये 2 दूनी 4, 4 तिया 12, 12 पंजे 60 इंटू 17 इंटू 23, 17 छह भाई ये मल्टीप्लाई करना है, 17 इंटू 60 इंटू 23, तीनों का मल्टीप्लाई करना है। मल्टीप्लाई करेंगे तो एक एक टाइम थोड़ा जाएगा, वीडियो थोड़ा लंबा जाएगा, तो मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं। 60 इंटू 17 करो, 17 इंटू 6, तो 17 इंटू 6 60 इंटू 17, 17 इंटू 23 कर लो, 391 होगा। 391 को 60 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2300 सॉरी 23,460। तेईस हजार 460 ये आपका आ गया एलसीएम, 23,460। इनका मल्टीप्लाई करना है 351, देखो डायरेक्ट मल्टीप्लाई करना आपको आना चाहिए। 7 किया 21 का 1 80 लगी 2, क्रॉस में 3 एकम 3, 7 दूनी 14, 14 और 3 14, 15 16 17, 17 और 2 19, 19 का 9 80 लगी 1, 2 एकम 2, 2 और 1 हासिल 3। इस प्रकार गुणा आना चाहिए, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। तो ये एलसीएम एलसीएम निकाल लिया। अब जांच करनी है, तो जांच करने का मतलब यही सूत्र आपको यहां लिखना है कि दो संख्याओं का गुणनफल इज इक्वल टू एचसीएफ इंटू एलसीएम, एचसीएफ इंटू एलसीएम। बस यहां पर आपको संख्या दोनों लिख के गुणा करके आगे सॉल्व कर लेना है। नीचे शायद दिखेगा नहीं इसलिए मैं नहीं लिख रहा हूं। यहाँ पे संख्या कौन कौन सी दो संख्या है, 510 और 92, यहां लिखेंगे 92 मल्टीप्लाई 510 और एलसीएम एचसीएफ कितना 2 इंटू 23,460, 23,460 ये शायद नहीं दिख रहा होगा आपको, ठीक है। तो आपको क्या करना है, ये एलसीएम निकाला, ये तो लगभग दिख रहा होगा 23,460, फिर दो संख्या होगा, ये तीसरा आपको करना है, मैं बताऊंगा नहीं, सिंपल समझा रहा हूं, ठीक है। इस प्रकार आपको सोल्व करना है। यहां तक आपको कंप्लीट समझ में आ गया है। अब देखिए तीसरा क्या है, यहां इनका मल्टीप्लाई करना है आपको, किस किस का, 92 इंटू 510 और 23,460 और इंटू 2 तो 46,920, क्या आएगा ये 46,920 और ये भी आएगा 46,920। ये आपका दूसरा प्रश्न कंप्लीट हुआ। अब इसी का तीसरा देखो क्या है, ये दोनों आपके कंप्लीट हो गई, आप देख सकते हैं बाद में आपको दिख जाएंगे कंप्लीट। 46,920 46,920 दो संख्याओं का गुणनफल हमने कंप्लीट कर लिया है। अब तीसरे में आपको दे रखी संख्या क्या है, तीसरा देखो क्या है, तीसरे में 336 और 54 है। ये एक क्वेश्चन आप ट्राई करना है, 336
नॉर्मली आपको 336 के क्या करना है, फैक्टर करना है, 54 का भी क्या करना है, फैक्टर करना है। जो भी फैक्टर आएंगे इसको इस प्रकार गुणनफल में लिखना है। लिखने के बाद आपको एचसीएफ और एलसीएम निकालना है और फिर उनका गुणा करके जांच करना है, एकदम सही आएगा और कोई भी मिस्टेक नहीं होगी। एचसीएफ इसका 6 आएगा, एलसीएम 3024 आएगा। इसका एचसीएफ 6 और एलसीएम 3024 है। बस ये आपको ट्राई करना, मैं सारे प्रश्न बताऊंगा तो वीडियो थोड़ा लंबा जाएगा। हाँ, इसका हल, इसका सॉल्यूशन आपको पीडीएफ में मिलेगा, ठीक है। हाँ, ये आपका क्वेश्चन नंबर सेकंड कंप्लीट हुआ है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर थर्ड हम पढ़ते हैं। क्या है क्वेश्चन नंबर थर्ड? स्टूडेंट, सेकंड क्वेश्चन हमने कंप्लीट कर लिया है, अब हम क्वेश्चन नंबर थर्ड कंप्लीट करेंगे। देखो क्या है क्वेश्चन नंबर थर्ड, मैं एक बार आपको पढ़ के बता रहा हूं। अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा निम्नलिखित पूर्णांकों के एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए। आपको एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात करना है। अब देखिए इसमें क्या अलग है बच्चों, इसमें टोटल 3 नंबर आपको दे रखे, 3 संख्याएं दे रखी है और एलसीएम और एचसीएफ आपको इसमें पूछा है। क्वेश्चन नंबर थर्ड, क्वेश्चन नंबर थर्ड, 3 संख्या आपको दे रखी है। जैसे पहला क्या है, मैं आपको फटाफट करके सोल्व करा के बताऊं। थर्ड का फर्स्ट आपको दे रखा है कि 12, 15 और 21, 12, 15 और 21 इन तीनों का आपको एचसीएफ ज्ञात करना है। देखो ध्यान से, 12, 15 और 21 तीनों का एचसीएफ ज्ञात करना है तो क्या आएगा, कैसे निकालेंगे? तो सबसे पहले आप एलसीएम और एचसीएफ दोनों निकाल लें। तो सबसे पहले हम तीनों के गुणनखंड करेंगे, 12 का, फिर 15 का और फिर 21 का। देखो क्या आएगा, 12 का 2 की टेबल से 2 छंग 12, फिर 2 की टेबल से 2 तिया 6, 2 छंग 12, फिर 3 की टेबल से 3 टू जा 6, और सॉरी 3 की टेबल से 3 बन जा 3, 15 3 की टेबल से होगा 3 पंजे 15 और 5 की टेबल से 5 एकम 5, 21 3 की टेबल से 3 सत्ते 21, 7 की टेबल से एक बार। अब देखिए तीनों को गुणनखंड में लिखते हैं। 12 के गुणनखंड क्या क्या है, 2 गुणा 2 गुणा 3, फिर 15 के गुणनखंड क्या है, 3 गुणा 5, फिर 21 के गुणनखंड क्या है, 3 गुणा 7। अब इसमें आपको एक चीज ध्यान रखनी है, एचसीएफ जो मेरा तरीका है उस तरीके से एचसीएफ क्या हो गया, जो तीनों में कॉमन आ रहा है वह संख्या आपको लिखते जाओ। एक बार 3 आ गया, ये 3 आ गया और कोई भी नंबर कॉमन नहीं है, इसका मतलब इसका एचसीएफ तो क्या निकाल लिया हमने, 3 निकाला, ठीक है। अब इसका एलसीएम क्या होगा, इसका एलसीएम क्या हो जाएगा, जो गोले वाली संख्या थी, मतलब जो एचसीएफ है वो तो लिखना ही है, और जो गोले में नहीं है, जो बची हुई संख्या सारी आपको लिखनी है। तो 2 गुणा 2 गुणा 5 गुणा 7, इन सबको गुणा करेंगे तो क्या आएगा, 3 दूनी 6, 6 दूनी 12, 12 पंजे 60, 60 इंटू 7, 6 सते 42, 420। तो ये आपका एचसीएफ तो 3 आ गया और आपका एलसीएम 420 आया। तो इस प्रकार ये आपका पहला प्रश्न कंप्लीट हुआ, तीसरे का पहला कंप्लीट हुआ। तीसरे का दूसरा क्या है बच्चों, तीसरे का दूसरा है 17, 23 और 29, 17, 23 और 29, 17, 23 और 29। देखो क्या है, 17, 23, 29, 17 किसके टेबल से डिवाइड होता है, किसी की टेबल से डिवाइड नहीं होगा। 23 किसकी टेबल से डिवाइड होगा बच्चों, 23 किसी से भाज्य नहीं होगा, 23 से ही होगा। और 29 किसी की टेबल में नहीं आता, किसी के पहाड़े में भी नहीं आता है, 29 भी किसी के पहाड़े में नहीं आएगा, इसका मतलब 29 भी 29 के पहाड़े में ही भागित होगा। ये आपको खास करके ध्यान रखना है बिल्कुल, क्योंकि एक एक टेबल तो जरूरी नहीं ऐसा याद होना है, बट जो अभाज्य संख्या है वो सिर्फ अभाज्य संख्या से ही भागित होगी, किसी और संख्या से भागित नहीं होगी, ठीक है। अब देखिए यहां तक तो हो गया। अब इनके फैक्टर क्या आ रहे हैं, 17 के फैक्टर क्या है, 1 इंटू 17 लिख सकते हैं हम। 23 को क्या लिख सकता हूं, 1 इंटू 23, 1 गुणा 23। और 29 को क्या लिख सकता हूं बच्चों, 1 गुणा 29। देखो तीनों में सिर्फ एक के अलावा क्या कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा है। ये तो एक मैंने लिखा है, बाकी एक लिखने की जरूरत नहीं, आपको 17, 23, 29 ही लिखना है, लेकिन तीनों में एक तो होता ही है, कॉमन नंबर एक तो होगा अभाज्य, तो एक को हम गुणा करके लिख सकते हैं। इसका मतलब तीनों में एक तो कॉमन आ रहा है, यानी एचसीएफ तो 1 हो गया। और एलसीएम इन तीनों का गुणा 17 गुणा 23 गुणा 29, 17 गुणा 23 गुणा 29, 17, 23 और 29 का गुणा करोगे क्या आ जाएगा बच्चों, एलसीएम। और इन तीनों का गुणा हो रहा है 11,339।
11339, 11339। ठीक है बच्चों, अब देखिए यहां तक तो हमने कंप्लीट कर लिया इसका सेकेंड पार्ट। इसका तीसरा पार्ट भी हम कर लेते हैं सोल्व। थर्ड पार्ट क्या है वो भी देख लेते हैं। तीसरा पार्ट है इसका 8, 9 और 25। 8 के फैक्टर क्या क्या होंगे देख लो। 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 तिया 6, 2 चौक 8, फिर 2 एकम 2, 2 दूनी 4, फिर 2 एकम 2। फिर 9 के क्या फैक्टर होंगे, 3 के पार्ट, 3 एकम 3, 3 तिया 6, 3 तिया 9, फिर 3 एकम 3। फिर बचा 25। 25 किस किस से भागित होगा, 5 से होगा। 5 एकम पाए पाए 25, 5 एकम 5। तो 8 के गुणनखंड 2 गुणा 2 गुणा 2, 9 के गुणनखंड 3 गुणा 3, 25 के गुणनखंड 5 गुणा 5। अब बताओ बच्चों कि तीनों में कौन सी संख्या कॉमन आ रही है। तीनों में कोई भी संख्या कॉमन नहीं आ रही है। इसका मतलब अगर कॉमन नहीं आ रही है तो हम क्या तीनों में गुणा करके एक लिख सकते हैं, यस लिख सकते हैं। तो इसका भी एचसीएफ क्या हो गया, 1 हो गया। और इसका एलसीएम क्या हो जाएगा, एलसीएम में जो संख्या उनका मल्टीप्लाई है, 2 2 जा 4 2 जा 8, 3 into 3 9 और 5 5 25, 8 9 25, 8 जा 25, 4 जा 100, 25 4 जा 100, यानी 25 into 8 कितना हो गया 200 मल्टीप्लाई 9, और 200 मल्टीप्लाई 9 कितना हो गया 1800। ये आपका हो गया क्वेश्चन नंबर थर्ड कंप्लीट। देखिए क्वेश्चन नंबर थर्ड में आपको कुछ नहीं है, सिंपल 10 डिजिट दे रखी है और 3 डिजिट में आपको एलसीएम एचसीएफ कैसे फाइंड करना है ये आपको इसमें दे रखा था। बस जिसमें कॉमन नंबर आ रहा है वो आपका एचसीएफ होगा, अदरवाइज वो आपको एचसीएफ नहीं निकल। तब देखिए क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, एचसीएफ 306 और 657 इज इक्वल टू 9। यानी आपको दे रखा है कि क्वेश्चन नंबर 4 में क्या दे रखा है कि जो एचसीएफ है 306 और 657 का जो एचसीएफ है वो 9 दे रखा है, 9। एंड और एलसीएम जो है इसी नंबर का 306 और 657 का जो एलसीएम है वो आपको ज्ञात करना है। बहुत आसान प्रश्न है लेकिन इंपॉर्टेंट भी है बच्चों। तो देखिए क्या है, सबसे पहले आपको एचसीएफ 306 और 657 का 9 दे रखा है, यानी ये क्या है, ये वही दो संख्या है। यानी हमारा क्या है सूत्र कि दो संख्याओं का जो गुणा है वो एचसीएफ और एलसीएम के बराबर होता है। ये हमारा फॉर्मूला मैंने आपको बताया था दूसरे प्रश्न में। ठीक है, अब दो संख्याएं कौन कौन सी है, 306 और 657 है ये दो संख्या आपकी। अब इन दोनों का जो गुणा है वो एलसीएम और एचसीएफ के गुणे के बराबर होता है। तो दोनों संख्याओं का गुणा यानी 306 गुणा 657 बराबर एचसीएफ कितना दे रखा है 9, तो 9 गुणा एलसीएम आपको यहां से निकालना है। अब देखिए एलसीएम निकालेंगे मतलब बच्चों इस 9 को यहां से हमको हटाना है, ये 9 गुणे में है और अगर कोई संख्या गुणे में होती है तो उसको इधर भेजते तो कहां पर जाएगी, भागित में चली जाएगी, बटे में आ जाएगी। यानी इस 9 को हम इधर ट्रांसफर करेंगे तो 306 गुणा 657 बटा 9 यह आपका एलसीएम हो जाएगा। 9 से 306 कटा, 9 तिया 27, 9 चौक 36, 34 बार। अब 34 गुणा 657 बराबर एलसीएम। अब देखो 34 का 657 से आपको गुणा करना है, 34 को 657 से गुणा करना, यह आएगा 22,338। यह आपका एलसीएम हमने निकाल दिया। एलसीएम क्या निकाल दिया, 22,338, ये हमने एलसीएम निकाला। कंप्लीट हुआ क्वेश्चन नंबर 4। अब देखिए नेक्स्ट अगला जो है वो क्वेश्चन नंबर 5 क्या है मैं पढ़ के पहले बता रहा हूं कि जांच कीजिए कि क्या किसी प्राकृत संख्या n के लिए संख्या 6 की घात n अंक 0 पर समाप्त तो हो सकती है या नहीं। आपको सिर्फ चेक करना है कि 6 की घात जो n है क्या वो अंक 0 पर समाप्त होगी। 0 का मतलब होता है कि अंतिम संख्या 0 होनी चाहिए। अब 6 की घात n
और क्वेश्चन नंबर 5, n क्या है यहां पर? प्राकृतिक संख्या मतलब जो एक से स्टार्ट होती है, 1 2 3 अप टू अनंत, ये आपकी प्राकृतिक संख्या है। ठीक है, अब इसमें 6 की घात n, तो देखिए अगर मैं n का मान बदलता हूं, 6 n इज इक्वल टू 1 लेता हूं, तो 6 की घात 1 क्या आएगा? 6 आएगा। n का मान अगर 2 लूंगा तो 6 की घात 2 का मतलब 36 आएगा। n का मान 3 लूंगा तो 6 की घात 3 का मतलब 6 इंटू 6 इंटू 6, ये होगा 6 36, 36 इंटू 6 216। इसी प्रकार आपको n का मान 4 5 6 कुछ भी रख के देखो, तो इकाई का अंक देखो, हमेशा इकाई का अंक क्या आ रहा है? 6 आ रहा है। और भी आगे आप रख सकते हो, n का मान 4 रखेंगे तो 6 की घात 4, इसका मतलब 6 गुणा 6 गुणा 6 गुणा 6, 6 इंटू 6 6 इंटू 6, 36 गुणा 36, 36 36 30 30 900, 900 12 96, ये आ गया 12 96। देखो इसमें भी 6 आ रहा है, यानी n का मान कुछ भी रखो आप, कोई भी प्राकृतिक संख्या रखो, हमेशा इकाई का अंक क्या आ रहा है? 6 आ रहा है। यानी इकाई का अंक कभी भी 0 नहीं आएगा, पॉसिबल नहीं है। और हम अगर इसके गुणनखंड करके भी आपको देखते हैं कि 6 की घात n को हम क्या लिख सकते हैं? 2 गुणा 3 की घात n, यानी 2 की घात n गुणा 3 की घात n। देखो 2 और 3 दोनों अभाज्य संख्या है, और 2 और 3 के घात में आप कुछ भी रखो, क्योंकि 0 कब आता है इकाई का अंक में? या तो 5 या 0। देखो 0 कब आता है? 0 इकाई का अंक में आना चाहिए, क्वेश्चन में आपको दे रखा है। तो किसी भी संख्या के अंत में या तो 0 तभी आता है। 0 कब आएगा? जब उस संख्या के अभाज्य गुणनखंड, अगर वो कोई भी संख्या है, उस संख्या के अभाज्य जो गुणनखंड है उसमें 2 और 5 का गुणनखंड होना अनिवार्य है। कोई भी संख्या, जैसे ये संख्या 6 है, उसके अभाज्य गुणनखंड क्या आ रहे हैं? 2 और 3। तो उस अभाज्य गुणनखंड में 2 और 5, क्यों? क्योंकि 2 गुणा 5 करोगे तो 10 आएगा, मतलब इकाई का अंक 0 आ जाएगा। तो इकाई का अंक 0 लाने के लिए उसके अभाज्य गुणनखंड में, उस संख्या के जो अभाज्य गुणनखंड उसमें 2 और 5 आना अनिवार्य है। परंतु 6 में क्या आ रहे हैं? 2 और 3। हमने 6 का गुणनखंड किया है और 6 के गुणनखंड में क्या आ रहा है बच्चों? 2 आ रहा है और 3 आ रहा है। इसका मतलब 5 तो इसमें आ ही नहीं रहा है, और 5 अगर नहीं आ रहा है, इसका मतलब हम कह सकते हैं कि किसी भी प्राकृतिक संख्या n के लिए 6 की घात n अंक 0 पर समाप्त नहीं हो सकता। 6 की घात n जो है वो 0 पर समाप्त नहीं हो सकता, ये आपको ध्यान रखना है। बाकी इसकी जो लैंग्वेज है, थ्योरी है, वो मैं पीडीएफ अपलोड करूंगा बच्चों, तो उस पीडीएफ से आपको लिखना है। पीडीएफ में आपको मिलेगा कि इसका पूरा लैंग्वेज में वो पीडीएफ में मैं अपलोड करूंगा, पीडीएफ से आप ले सकते हो पूरी लैंग्वेज। ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर 5 आपका कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 6, व्याख्या कीजिए कि 7 गुणा 11 गुणा 13 प्लस 13 और 7 गुणा 6 गुणा 5 गुणा 4 गुणा 3 गुणा 2 गुणा 1 प्लस 5 भाज्य संख्याएं क्यों हैं? यानी आपको बताना है कि ये भाज्य संख्याएं क्यों हैं। जो संख्या दे रखी है, देखो मैं लिख रहा हूं क्वेश्चन नंबर 6, क्या है? 7 गुणा 11 गुणा 13 और प्लस का 13 है, और एक को दूसरी संख्या है आपकी 7 गुणा 6 गुणा 5 गुणा 4 गुणा 3 गुणा 2 गुणा 1 प्लस 5। ये दोनों संख्याएं भाज्य संख्या है कि नहीं, ये आपको बताना है। तो सबसे पहले देखो इसको थोड़ा सा हम हल करेंगे। दोनों में देखिए यहां भी 13 आ रहा है, यहां पर भी 13 आ रहा है, यानी दोनों में क्या आ रहा है बच्चों? 13 कॉमन आ रहा, थोड़ा 13 आ रहा कॉमन। तो 13 को हमने कॉमन निकाल लिया, तो बचेगा क्या? 7 गुणा 11 गुणा 1, या 1 बचा, और यहां पे भी 1 बचा, यानी 13 तो बाहर आ गया। 7 गुणा 11 प्लस 1, क्योंकि 1 इंटू 11 11 ही होगा। ठीक है, अब 11 इंटू 7 कितना हो गया? 77 प्लस 1, इसका मतलब 13 गुणा 77 और 1 78। अब बताओ बच्चों 78 के और फैक्टर क्या होंगे? मैं 78 को और क्या लिख सकता हूं? एक तो 13 तो लिख दिया हमने, 13 तो हमारा आ रहा है,
अब 78 के फैक्टर करके लिखेंगे हम, तो 78 फैक्टर क्या होंगे, 78 के फैक्टर आप निकाल लो, जैसे 78 है क्या होंगे फैक्टर, 2 से होगा, 2 तिया 6, 1 बचा 8, 2 नवा की 18, 39, ठीक है। फिर 3 से होगा, 3 1 जा 3, 3 3 जा 9, फिर 13 से होगा, 13 1 जा 13, तो 2 गुणा 3 गुणा 13, तो इसके फैक्टर क्या होंगे, और 78 को क्या लिख सकता हूं मैं, 2 गुणा 3 गुणा 13। देखिए इसमें एक भी भाज्य संख्या नहीं है, सारी की सारी अभाज्य संख्याएं हैं, सारी की सारी अभाज्य संख्याएं हैं। हमको पूछा है क्या भाज्य संख्या है, भाज्य संख्याएं क्यों है ये पूछा है, इसमें भाज्य संख्याएं क्यों ये पूछा है, क्योंकि जिसके गुणनखंड अगर अभाज्य संख्या होती हैं तो उसको हम भाज्य संख्या बोल सकते हैं। इसी प्रकार आपको उसको भी हल करना है। यह एक भाज्य संख्या है क्योंकि इसके गुणनखंड क्या आ रहे हैं, अभाज्य संख्या आ रहे हैं। अगर जिसके भी गुणनखंड अभाज्य संख्या में आते हैं तो वो भाज्य संख्या होती है। इसमें भी वही बात है, दोनों में 5 कॉमन आ रहा है, ये 5 बाहर ले लिया तो 7 गुणा 6 गुणा 5 तो बाहर आ गया, बचा 4 गुणा 3, 2 इंटू 1 2 और प्लस 1। इसको भी इसी प्रकार हल करेंगे तो देखो क्या आएगा, 5 सबका गुणा कराओ, 6 7 42, 4 3 12, 12 दूनी 24 प्लस 1। अब 42 को 24 से गुणा करना है और प्लस 1 करेंगे, 42 गुणा 24 करेंगे तो क्या आएगा, देखो 5 42 गुणा 24, 42 गुणा 24, 4 दूनी 8, 16 4 20 0 हासिल लगी 2 8 और 2 10, 1008, तो 1008 प्लस 1। ये डायरेक्ट वैदिक मेथड से मैंने गुणा किया है, ये भी मैं आपको बताता हूँ कैसे किया, देखो ध्यान से कैसे क्या है। इसका गुणा इससे करना है, 4 दूनी 8, ये लिख दिया हमने 8, 4 दूनी 8। अब क्या करेंगे, इसका गुणा इससे, इसका गुणा इससे, 4 चौक 16 और 2 दूनी 4, 16 और 4 20, 16 और 4 20, 20 का 0 कैरी लगी 2, ये 2 कैरी, 4 दूनी 8, 8 और 2 कैरी 10, ये 1008। बस ये आपको गुणा करना आना चाहिए। अब क्या आ गया, 5 1009। अब 1009 किसके फैक्टर होते, किसके गुणनखंड होते हैं, 1009 तो किसी के गुणनखंड नहीं होंगे, 1009 के टेबल से आएगा, तो 5 गुणा 1009, क्योंकि 1009 एक भाज्य संख्या नहीं अभाज्य संख्या है, तो ये इसका निकाल लिया। इसका मतलब यह एक भाज्य संख्या है और यह भी एक भाज्य संख्या है। यह आपका प्रश्न नंबर 6 समाप्त हुआ। अब अगला प्रश्न, लास्ट प्रश्न 1.1 का क्या है, देखो क्वेश्चन नंबर 7, मैं एक बार पढ़ के आपको समझा रहा हूं बच्चों। क्या है 7, किसी खेल के मैदान के चारों ओर एक वृत्ताकार पथ है, इस मैदान का एक चक्कर लगाने में सोनिया को 18 मिनट लगते हैं, जबकि इसी मैदान का एक चक्कर लगाने में रवि को 12 मिनट लगते हैं। मान लीजिए वे दोनों एक ही स्थान और एक ही समय पर चलना प्रारंभ करके एक ही दिशा में चलते हैं, तो कितने समय बाद वे पुनः प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे। अब इसका थोड़ा सा मतलब समझना, ये एक वृत्ताकार पद है, ठीक है। मान लिया रवि और सोनिया यहां से स्टार्ट करते हैं, इस डायरेक्शन में, इसी डायरेक्शन में यहां से चलना प्रारंभ करते हैं, ठीक है। रवि और सोनिया, कौन कौन है दोनों बात, पहला सोनिया, सबसे पहले सोनिया, सोनिया एक चक्कर 12 मिनट में पूरा करती है, सोनिया 18, सोनिया एक चक्कर 18 मिनट में पूरा करती है, और रवि जो है वो एक चक्कर 12 मिनट में पूरा कर रहा है। दूसरा जो रवि है वो एक चक्कर यानी एक राउंड 12 मिनट में पूरा कर रहा है। तो देखो ध्यान से, क्वेश्चन में ये पूछा है कि सोनिया और रवि यहां से स्टार्ट करेंगे तो दोनों एक ही जगह पर कितने समय में आएंगे, पूछा है। देखो रवि अगर एक राउंड लगाएगा तो दोनों में देखो सेम, अगर ये 2 चक्कर लगाएंगे तो कितना मिनट लगेगा, 36 मिनट। अगर ये 2 चक्कर लगाएगा तो कितना राउंड लगेगा, मिनट लगेगा 24 मिनट। अगर ये 3 चक्कर लगाएगा, टाइम को ध्यान से देखो, तो इसका मिलेगा 36 मिनट। इसका मतलब
36 मिनट में, दोनों का सेम आ रहा टाइम, 36 मिनट में दोनों वापस इस स्थान पर आ जाएंगे, वापस इस स्थान पर आ जाएंगे। इसका मतलब आपको क्या करना है, इसमें एक ही चीज ध्यान रखनी है, यहां पर हम लिख सकते हैं कि सोनिया और रवि जिस स्थान से चले थे पुनः उसी स्थान पर मिलने के लिए, देखो जिस स्थान से चले वापस उसी स्थान पे आना है, तो उस स्थान पर मिलने के लिए लगा समय जो है वो 12 मिनट और 18 मिनट दोनों संख्याओं का एक ही गुणज होना चाहिए। तो 12 और 18 का एक ही गुणज होना चाहिए, यानी आपको ऐसी संख्या लेनी है जो 12 की टेबल में भी आए और 18 की टेबल में भी आए। इसका मतलब दोनों का आपको गुणनखंड करके निकालना है कॉमन नंबर HCF। तो क्या कर लो, 12 और 18 दोनों का हम क्या निकालेंगे, गुणनखंड निकाल लेते हैं। 12 मतलब LCM, 12 और 18 का LCM आपको निकालना है। सबसे पहले 2 से जाएगा 6 बार, 2 से जाएगा 9 बार, फिर 2 से 2 तिया 6, 9 ऐसे कैसे रहेगा, फिर 3 से 3 एकम 3, 3 तिया 9, फिर 3 से 1 और 1, ये गुणनखंड कर लिए। क्या क्या आ रहे गुणनखंड में, देखो 2 दूनी 4, 4 तिया 12, 12 तिया 36। इसका मतलब 36 जो है वो कितना समय लगेगा, तो 36 मिनट बाद पुनः रवि और सोनिया इस स्थान पर आ जाएंगे। बस ये आपको ध्यान रखना है। अतः 36 मिनट बाद वे पुनः प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे। ये आपका 1.1 मतलब पहले प्रश्नावली के 7 प्रश्न कंप्लीट हुए। हाँ, इसकी जो थ्योरी है, लैंग्वेज में क्या लिखना है वो सब अपने नोट्स में मैंने लिख रखा है, PDF ओपन करो, वहां से आपको नोट करना है। बस क्वेश्चन बोर्ड पर तो आपको क्या बच्चों समझना है कि कैसे इसको सॉल्व करते हैं, बाकी नोट आपको PDF से करना है। तो ये आपका 1.1 कंप्लीट हुआ। अब आगे जो आपकी 1.2 है उसमें अपरिमेय संख्या वाले हैं, अपरिमेय। और वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, फिक्स एक प्रश्न आता है। एक तो रूट में मैंने आपको इंट्रोडक्शन में बताया कैसे हैं, रूट में जो संख्या होती है जैसे √2, √3, √5 ऐसे नंबर होते हैं। फिर रूट में प्लस माइनस 2 + 3, √2 + 3, फिर √3 - 5 ऐसे प्लस माइनस मल्टीप्लाई वाले। फिर दोनों में √2 + √3 दोनों रूट में आते हैं, तो संख्या कैसे सोल्व करते हैं, ये 3 तरीके से मैं आपको प्रश्न सोल्व करके बताऊंगा अगले वीडियो में। ओके, ये 1.1 आपकी कंप्लीट हुई। कंप्लीट इसका वर्क कर लेना। अगला वीडियो जो आएगा उसमें 1.2 हम स्टार्ट करेंगे।